नरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स पर जारी किए दिशा निर्देश। 50% बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग की होगी व्यवस्था। एडवांस बुकिंग और पैक्ड फूड पर होगा जोर। कोरोना के प्रति जागरूकता से संबंधित 1 मिनट की चलाई जाएगी फिल्म। करना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जापान दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत। लेंगे दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा। कोविड-19 से उपजे अंतर्राष्ट्रीय हालातों और विभिन्न चुनौतियों पर भी होगी बातचीत। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला का भारत दौरा। आज शांति प्रक्रिया पर भारत का समर्थन हासिल करना होगा उद्देश्य। काबुल में नई सरकार के गठन के बाद अब्दुल्ला की पहली भारत यात्रा है ये। बिहार में चुनावी सरगर्मियां हुई और तेज। भाजपा आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों की सूची की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर्यवेक्षकों की वर्चुअल और व्यक्तिगत रूप से बैठक का किया आयोजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और सुरक्षित चुनाव है प्राथमिकता। हाथरस के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा दायर। कहा, मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप होने जैसी कोई बात नहीं आई सामने। साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को बताया निराधार। कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां और मीडिया का एक हिस्सा दे रहा है मामले को जातीय रंग। सीबीआई जांच जारी रखने की मांगी इजाजत। देश में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 84.70%। पॉजिटिविटी दर लगातार बनी हुई है 10% से नीचे। टेस्ट करने की क्षमता 15 लाख प्रतिदिन तक पहुंची। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 3,56,00,000 के पार। WHO ने कहा, विश्व में 10% लोग हो सकते हैं वायरस से संक्रमित। बारह बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन और 20वां ग्रैंड स्लैम जीतने की ओर बढ़ रहे राफेल नडाल आज क्वार्टर फाइनल में इटली के जैनिक सिनर के खिलाफ उतरेंगे कोर्ट पर। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स को लेकर आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑडिटोरियम में एक समय में अधिकतम 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। हॉल के अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कहा गया कि अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी इसके तहत जरूरी होगा। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग की जाएगी। स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण करें और तबीयत खराब होने पर सूचित करने की भी आदेश दिए गए हैं। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम रखने की बात की गई है। तो वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों का संपर्क एक दूसरे से कम हो सके। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों को नियमित निसंक्रमण और सफाई करने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके बिना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। एक तरीके से डब्बा बंद खाने की ही अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रकार के खाने की डिलीवरी नहीं होगी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए
पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था की जाएगी। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने, पीपीई किट समेत अन्य वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों को कॉन्टैक्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हॉल के अंदर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। फिल्म शुरू होने के पहले, मध्यांतर और समाप्त के समय मास्क पहनने संबंधित एक फिल्म दिखाई जाएगी। हिंदी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने को लेकर एसओपी जारी किया। इसकी तमाम जानकारी एक तरीके से सामने दे दी गई है और 50% क्षमता के साथ ही वहां पर लोगों को आने की अनुमति होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखते वक्त लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जैसी तमाम सावधानियों को बरतना जरूरी होगा। 50% लोग अलाउड होंगे, यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को फिल्म शुरू होने, मध्यांतर और अंत में कोविड-19 से संबंधित 1 मिनट की फिल्म भी दिखाना अनिवार्य होगा। एक कोरोना के संदर्भ में फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यांतर के पहले और मध्यांतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि फिल्म देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की जरूरत है। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से मौजूद हैं जया सिन्हा, इसके अलावा श्यामा मिश्रा हमारे साथ में मुंबई से मौजूद हैं। जया, मैं पहले आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए अपने आप में एक नए अनुभव की ओर, अब दर्शकों को आगे बढ़ना होगा। अगर मुझे और आप जैसे दर्शकों को अगर जाना है सिनेमा हॉल, किस प्रकार की बातों का ख्याल रखने की जरूरत है अब सिनेमा हॉल जाते समय? बिल्कुल आरेंद्र, आप देख सकते हैं मेरे पीछे टिकट विंडो है इस वक्त सिनेमा हॉल की, जो मध्य मार्च से बंद है, लेकिन ये बहुत जल्द खुलने वाली है। लेकिन इस बार शर्तों के साथ खुलेगी, ये ज़्यादा समय के लिए खुलेगी। लेकिन यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें हम देखते थे टिकट्स के लिए, वो अब नहीं होंगी, क्योंकि अब ऑनलाइन टिकटिंग जो होगी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी स्क्रीन पे सिनेमा को देखना हमेशा से ही भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आता है और जब मार्च में ये बंद हुआ तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं खालीपन आ गया, जो अगर आप मनोरंजन की बात करें। लेकिन मनोरंजन जगत ने अपने आप को भी ढाल लिया इस न्यू नॉर्मल के साथ और हमने देखा कि OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए और ऑनलाइन जो मूवीज़ रही वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही और हमने देखा कि बड़े बड़े सितारे भी OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे दर्शकों के घरों तक पहुंचे। लेकिन एक बार फिर हमारे पास मौका है कि इस न्यू नॉर्मल में अनलॉक 5 में कि हम जो बड़ी स्क्रीन पर जाके अपने चहेता सितारों को देखना चाहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हमारे साथ ज्योति है इस वक्त। ज्योति, आप बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि आप इंतजार कर रहे थे सिनेमास को खुलने का, आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब जाएंगे तो किस बातों का ध्यान रखेंगे? हाँ, हम पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे साथ सैनिटाइजर होना चाहिए, हमें मास्क लगा के अपना ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मेरी फैमिली हम लोग जाएंगे, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। दैट्स इट। हाँ, धीरे आप बताइए। बहुत ही एक्साइटमेंट है बिकॉज हमने जो लास्ट मूवी देखी थी वो देखी थी इंग्लिश मीडियम, जो कि बिल्कुल PVR में ही देखी थी और उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, जो कि हम बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मनोरंजन है तभी हम
जी पा रहे हैं। अगर मूवी जो है हम इतना वेट कर रहे हैं, लास्ट सूर्यवंशी आनी थी वो भी नहीं देख पाए थे, तो इंतजार है, बहुत ज्यादा जी, इंतजार है कि ताकि जो भी प्रिकॉशंस है वो हम लेंगे, बट जितना जल्द से तो जल्द कड़े सुरक्षा जो प्रिकॉशंस होंगे उनको लेके ये जाएंगे। और हम देखेंगे कि अब जिस तरह से एसओपी जारी किए गए हैं कि 200 की जगह है तो 100 को अनुमति मिलेगी। रेलिंग्स और इनको ठीक करना होगा, जो एक परिवार के लोग होंगे वो एक साथ बैठेंगे, दूरी रखनी होगी। अब ये सिनेमा मालिकों को ध्यान रखना होगा कि वो सिनेमा एक्सपीरियंस तो दे रहे हैं दर्शकों को, लेकिन आपको जो सुरक्षा मानक है उनका खास तौर पर ध्यान रखें। कार्निवल सिनेमा जैसे बड़े जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है कि वो स्वागत करते हैं सरकार के इन एसओपीज का, इन कदमों का, और इंतजार कर रहे हैं कि अपने थिएटर्स को खोलने का। जी जय, आप रहिए हमारे साथ में, हम लोग मुंबई का रुख करते हैं। श्यामा हमारे साथ मौजूद है। श्यामा, माया नगरी मुंबई के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का पूरा एक तरीके से बेस वहीं पे कहा जाता है। किस तरीके से अब जब सिनेमा हॉल्स खुलने जा रहे हैं वहां से प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से? जी थोड़े दिन पहले की बात कर लें तो थिएटर्स एसोसिएशन जो है वो महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर अमित देशमुख के साथ में उन्होंने एक मीटिंग की थी इस बात पे जोर देने के लिए कि जल्द से जल्द थिएटर्स को रीओपन की जाए। और आज ये अनाउंसमेंट जब आया है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारी थिएटर्स एसोसिएशन, साथ ही जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड है इस बात को लेके। इनके अलावा अगर हम बात कर लें तो सारे जो सुपरस्टार्स हैं या एक्टर्स हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिस तरीके से अमेजॉन पे या नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी, उसके बाद 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि लोग अब फाइनली जाके थिएटर्स में अपने मनपसंद पिक्चर को देख सकते हैं। लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है, मूवी बफ्स की अगर हम बात कर लें तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। हमारे साथ ऐसे मुंबई का रहे हैं साथ में। यू टेल मी कि 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट पिक्चर की थिएटर्स जो हैं वो खुलने वाली हैं, किस तरीके से आप एक्साइटेड हैं? क्या कुछ नर्वसनेस भी है कोविड को लेके? नॉट रियली, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कोविड अब एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है एंड इनफैक्ट हम सब कुछ कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। वेट कर रहे हैं कब थिएटर्स ओपन, एंड हम जैसे शौकीन वी एक्चुअली प्रोबेबली सी फर्स्ट 3 days इन अ वीक टाइम जब भी मूवी ओपन होता है, तो वेट कर रहे हैं मूवीज़ का। रियली इट्स बीन अ सीरियसली लॉन्ग टाइम। किस तरीके से आप पैटर्न में चेंज करेंगे अपने ट्रांजैक्शन ये सब में जो डिजिटल तरीके से एम्फेसिस किए जाते हैं? विल यू टेक दैट इन योर डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ? या ऑफ कोर्स, सो ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग प्रेफरेबल है बिकॉज इट मेक्स द श्योरिटी कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, एंड एक सीधा फिर आपको थिएटर के अंदर ही बैठना पड़ता है। सो इट इज़ गुड, एंड कंसेप्ट वाइज अगर गवर्नमेंट ने 50% कैपेसिटी किया है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो जिस तरीके से सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं थिएटर्स की ओर से और साथ ही 50% की कैपेसिटी की इन्होंने बात की, तो नर्वसनेस के साथ में लोग जरा इंश्योर्ड भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने आप मेंटेन रहेगी ही और साथ ही उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। जी श्यामा रहिए हमारे साथ, हम जया का रुख करते हैं। जया, अगर बात की जाए तो सिनेमा घर वालों को भी अब थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मार्किंग करनी पड़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, एक्स्ट्रा विंडोज़ ओपन अप करनी पड़ेंगी, जो फूड के डिलीवरी या कहा जाए जो दुकानें होंगी वहाँ पे सिनेमा हॉल के मल्टीप्लेक्स के अंतर्गत। इस सब की तैयारियों के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएँ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो तमाम सिनेमा घरों के मालिक हैं वो? बिल्कुल आरेंद्र, जिस तरह से हम बात करें कि जो थिएटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारी मनोरंजन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ऐसे में इनका बंद होना एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन जिस तरह से एक बार दोबारा कोविड पैंडेमिक को हराकर जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है, दोबारा एक बार शुरुआत करने की बात की गई। जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशंस हैं और जो बाकी जो सिनेमा मालिक हैं, इसको लेकर बिल्कुल उन्हें कमर कस ली है, और जो स्टाफ है उसको खास तौर पर ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह से जो न्यू नॉर्मल के हिसाब से, सुरक्षा मानकों के हिसाब से वो जो है अपना काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि आफ्टर जो नए, इसके पहले जो शूटिंग लोकेशंस के लिए और रिकॉर्डिंग्स के लिए मीडिया इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से एसओपी जारी किए गए थे, उस वक्त के बाद से जो रिकॉर्डिंग्स है, जो फिल्म की शूटिंग्स है वो दोबारा शुरू हो गई है। अक्षय कुमार की जो बेल बॉटम है वो पहली फिल्म हम कह सकते हैं दुनिया में जिसकी शूटिंग शुरू हुई पैंडेमिक में और अब उसकी शूटिंग खत्म हो गई है। तो इस तरह के बड़े जो सितारे हैं उन्होंने न्यू नॉर्मल के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ये बता दिया है कि संदेश दे दिया है कि हमें इसके साथ रहना है और हमें काम आगे करना है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सिनेमा घर हैं, जो सिनेमा मालिक हैं, वो अब अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं किस तरह से एक परिवार के लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा, फिर उसमें एक रो छोड़ी जाएगी, जगह जो खाली की जाएगी, जो पीपी किट्स पहने होंगे जो स्टाफ होगा, और मास्क होगा, दस्ताने, जो तमाम तरह के सुरक्षा मानक है उनका वो ख्याल रखेंगे। पॉपकॉर्न का जो मज़ा जो आपके फिल्म्स के लिए जाता था उसका थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, सिर्फ पैकेज्ड वो होगा। और साथ ही मल्टीप्लेक्स में हम देखते थे कि जो एक साथ जितनी 4-5 स्क्रीन्स थी उस पर एक साथ फिल्म चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
एक साथ फिल्म शुरू नहीं होंगी, उसमें 15 मिनट का बीच में गैप दिया जाएगा। साथ ही ये बात भी ध्यान रखा जाएगा कि जो तमाम स्क्रीन्स पे फिल्म चल रही है उनका इंटरवल भी एक साथ नहीं होगा जी। इंटरवल भी टाइम गैप के साथ होगा, जिससे कि आपको एक तरफ दर्शकों को वहां पे भीड़ ना हो। और हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द कि बड़ी फिल्म्स जो हैं, जो कि अटक गई थी, जो रुक गई थी, जिनकी रिलीज सूर्यवंशी का लोग इंतजार कर रहे हैं, 83 का इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द रिलीज होंगी बड़े थिएटर में। और एक बार फिर अपने परिवार के साथ सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए हम जाएंगे और फिल्म देखेंगे। बिल्कुल श्यामा, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, कौन कौन सी बड़ी फिल्में के लिहाज से अगर बात की जाए जो कोरोना की वजह से रुक गई थी, अब उनका, जिनका लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे, अब उनका मजा ले पाएंगे आने वाले वक्त में? देखिए, जिस तरीके से बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी मैंने बताया आपको अमेजॉन के ऊपर में, हॉटस्टार के ऊपर में ऑलरेडी रिलीज हो गई हैं। अब सबसे बड़ी पिक्चर तो बची है रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी जो मूवी है वो आने वाली है, जो मेगा स्टारर है वो आने वाली है। इसके तहत में अगर और भी मूवीज की बात कर ले तो जो नए मूवीज अब शूटिंग स्टार्ट हुई है उसमें भी कई सारे मूवीज हैं, कॉम्प्राइज करते हैं जो थिएटर्स के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर में रिलीज होने वाली है और जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड है। जी शुक्रिया श्यामा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंबई से। जय, आपका बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे बातचीत करने के लिए। अपने आप में जो गाइडलाइंस हैं वो जारी हो गई हैं कि कैसे सिनेमाघर अब खुलेंगे और 15 अक्टूबर से उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसके बाद उम्मीद बनती है कि जो मनोरंजन का संसार एक तरीके से छूट सा गया था, हट सा गया था लोगों की आम जिंदगी से, वो एक बार फिर से जिंदगी का हिस्सा बनता नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कुछ आज की ताज़ा खबरों की करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय परामर्श के लिए जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री आज दूसरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री कोविड-19 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय हालात और महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया की जरूरत पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत को कायम रखने के महत्व की पुष्टि भी करेंगे। विदेश मंत्री अपने जापान दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। वहीं 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर टोक्यो में पहुंच चुके हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने आज जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि हमने विशेष साझेदारी के द्विपक्षीय और वैश्विक आयामों के बारे में बातचीत की है। इससे पहले एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भी द्विपक्षीय बातचीत कर चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि विदेश मंत्री पोम्पियो के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ मैंने टोक्यो यात्रा शुरू की है। इतने सारे क्षेत्रों में हमारी साझेदारी की प्रगति को देखकर प्रसन्नता हुई। भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की महत्वपूर्ण जापान यात्रा और वहां पर क्वाड के मंच पर भी बातचीत होगी। और क्वाड क्या है, इसके मायने क्या, आपको बताते हैं क्या है क्वाड। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग। अपने आप में ये 4 देशों की एक कोशिश है जिसमें भारत भी एक अहम भूमिका निभाता है और उसके तहत भी बातचीत होनी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं इस क्वाड के सदस्य कहा जा सकता है और ये मिलकर बातचीत करते हैं। किस प्रकार की चारों देशों के बीच है, अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का मंच है जहां पर ये मिलकर कई मुद्दों पे बात करते हैं। किन मुद्दों पे, उनमें महत्वपूर्ण है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापना उद्देश्य है इस पूरी बातचीत का। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना भी इसका लक्ष्य है, इस पूरी बातचीत का लक्ष्य है और इस पर क्वाड कहीं ना कहीं बात करता है। 2007 में जापान के तत्कालीन पूर्व पीएम जो शिंजो
आबे थे, उन्होंने क्वाड का विचार सामने रखा था और कहा था कि हमको इस प्रकार के मंच पे आकर बात करने की जरूरत है। 2004 की सुनामी के बाद से इस विचार को तरीके से काम हुआ और देखा गया कि आखिर किस तरीके का सहयोग इस इलाके में हो सकता है। और इस सहयोग के पीछे की बड़ी वजह थी कि उस समय भारत ने पूरे क्षेत्र में अपने सहयोग से इस विचार की नींव रखी थी। जब सुनामी आई थी, भारत ने अपने पड़ोसी तमाम मुल्कों तक सहयोग आगे पहुंचाया था, उसके बाद इस पूरी बात आगे बढ़ी थी और ये क्वाड का पूरा विचार निकल के आया था और ये कोशिश थी कि इन चारों देशों के माध्यम से बातचीत की जाए। इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, विदेश मंत्री के दौरे के लिहाज से अगर आज की बात की जाए, अब किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी और किस तरीके का आज का और कार्यक्रम? देखिए आरेंद्र, ये जो पूरा क्वाड है, ये सबसे पहले बात जो इसकी पृष्ठभूमि में है वो कोरोना पैंडेमिक, जो पिछले 6-7 महीने में दुनिया की जो तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर है कहें तो वो चेंज हो गया है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सुरक्षा की चिंताएं हैं, जरूरतें सभी देशों की, उन सबों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो पहली बात है कि ये इस बार का क्वाड है, जो 4 विदेश मंत्रियों की बैठक है, वो कोरोना के परिदृश्य में हो रही है और इनका लक्ष्य है कि जो बदलती चुनौतियां हैं और बदलते जो जरूरतें हैं उसको किस तरीके से पूरा करने में क्वाड एक अहम भूमिका निभा सकता है, उस पर चर्चा की जाए। वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अपने जापानी सहकर्मी जो समकक्ष है उनके साथ भी होगी। चारों विदेश मंत्रियों ने अभी जापान के प्रधानमंत्री से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। ये जापान के नए प्रधानमंत्री की एक तरीके से कहें तो पहली मेजर एक मीटिंग है चारों देश के प्रतिनिधियों के साथ। और ये एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है आनंद, जब भारत अपने सीमाओं पर एक तनाव झेल रहा है चीन की दृष्टि से। ये बताना जरूरी है कि जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक तरीके से कहें तो इस क्षेत्र में एक जो एग्रेसर की भूमिका चीन कई बार निभाना चाहता है, उसको काउंटर करने के लिए है, ताकि कोई भी देश वहां पर किसी प्रकार का ऐसा दबदबा ना कायम करे कि बाकी जो छोटे देश हैं या कमजोर देश है उनके व्यापारिक और सामरिक हितों को नुकसान पहुंचे। तो पूरा क्वाड कॉन्सेप्ट ही है एक फ्री, ओपन, ट्रांसपेरेंट और फेयर इंडो पैसिफिक को बनाने पर, और उसी के सिलसिले में आज ये चर्चा हो सकती है वहां पर। जी, शुक्रिया अभिषेक इस बातचीत और हमारे साथ में इस मुद्दे पे बात रखने के लिए। हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है, पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक SR तायल जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए दूरदर्शन न्यूज पे आपका। सर, किस तरह से देखा जाए इस वक्त विदेश मंत्री की जापान दौरे को, एक बड़ा संदेश किस तरीके का? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस समय आज टोक्यो में हो रही है, क्योंकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में कोई फिजिकल मीटिंग्स आजकल नहीं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर केवल मॉस्को गए थे, और वो शायद इसलिए गए थे क्योंकि उनको चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मीटिंग करनी थी पिछले 6 महीने में, और ये उनकी अब दूसरी मीटिंग है। इसी तरह माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो अमेरिका की कैबिनेट में नंबर 1 के स्तर पर हैं जी। और हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोविड से पीड़ित हैं, और तब भी टोक्यो क्वाड की मीटिंग के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो आए हैं, और उन्हें कोरिया भी जाना था और मंगोलिया भी जाना था, वो दोनों विजिट उन्होंने कैंसिल कर दिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री हैं, वो भी पिछले 5-6 महीने कहीं भी नहीं गई हैं, क्योंकि उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा वापस जाने के लिए। तो पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, जो पूरा इस समय इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी का वातावरण चाइना ने खराब किया हुआ है, इसलिए ये मजबूरी हो गई है। ये 4 जो मेजर डेमोक्रेसीज हैं इंडो पैसिफिक एरिया की, भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये एक स्थिति का समीक्षा करें और देखें कि आगे इससे कैसे निपटा जाए जी। और एजेंडा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक जो 5G कनेक्टिविटी, जैसे जिस तरह चाइना डोमिनेट करने का प्रयत्न कर रहा है टेक्नोलॉजी में, और जो आगे की टेक्नोलॉजी में, और उसको वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स के लिए यूज करना चाहता है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है, और इसमें किस तरह 4 देश मिलकर काम करें, इसमें अमेरिका के भी कुछ इनिशिएटिव हैं, ब्लू डॉट इनिशिएटिव वगैरह जी। एक तीसरी चीज जो है वो सप्लाई साइड। देखिए, बहुत सारे देशों ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश कर दी हैं, और धीरे धीरे चाइना उन पे प्रभुत्व अपना बना रहा है पूरे मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जापान और बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो अपना जो उनका एक डिपेंडेंस है चाइना पे कम करे, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां से हटाना चाहते हैं। उसके लिए चाइना का एक जापान का इनिशिएटिव है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, उस पर भी बातचीत होगी।
और कोविड-19 तो खैर है ही, इस समय चाइना ने ये पूरा हर जगह वायरस को अनलीश किया है। जी सर, एक मिस्टर तायल, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि क्वाड के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पूरी बातचीत का जो आधार है, इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो शांति स्थापना करना है, फ्री नेविगेशन को बढ़ावा देना है और यहाँ पर एक पावर ऑफ बैलेंस को बनाए रखना कि आखिर किसी प्रकार की विस्तारवादी नीति को बढ़ावा ना मिल सके। आपको लगता है कि उस पूरी सोच का, उस पूरी उद्देश्य के लिहाज से पैंडेमिक होने के बावजूद भी इस बैठक का होना क्या एक बड़ा संदेश देता है? बहुत बड़ा संदेश है ये। देखिए, केवल पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई थी पहली क्वाड के 4 देशों में, और वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में हुई थी, क्योंकि लोग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग के लिए सब विदेश मंत्री वहाँ मौजूद थे। पर स्पेशली जबकि कोविड के वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा है, 4 विदेश मंत्री टोक्यो में इकट्ठे हुए हैं और बहुत एक गंभीर विषय उनके सामने है, इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी का और शांति बनाए रखने का। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व को, इस एरिया के सब देशों को, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, जो कि पीड़ित है चाइना के विस्तारवाद से, उन सबको, ताइवान हो, सबको एक मैसेज है कि ये 4 बड़े प्रजातंत्र जो विश्व के हैं, इंडो पैसिफिक एरिया के हैं, वो आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने का रास्ता एक बना रहे हैं। और उससे सबसे बड़ा संदेश तो शायद चीन को ही जाएगा कि अब भी आप संभलिए कि किस तरह की नीति आप अपना रहे हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब भी देखिए, भारत का पूरा हाथ मैत्री के लिए खुला हुआ है, पर अगर आप उसको दुत्कारेंगे तो भारत के पास और भी ऑल्टरनेटिव हैं। मिस्टर तायल, इस पूरे प्रयास में हम मालाबार एक्सरसाइजेस का भी जो पूरा प्रयास रहा है उसको जोड़कर किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, मालाबार एक्सरसाइजेज पिछले 10 साल से अधिक से चल रही हैं और इस समय जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगले महीने है कुछ इस तरह का एक प्रपोजल है कि ऑस्ट्रेलिया भी की नेवी भी इसमें हिस्सा ले, और मैं समझता हूँ उस पर जल्दी ही एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि जिस तरह चाइना की विस्तारवादी नीति बढ़ रही है, वो लैंड में जैसे भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है, समुद्र की तरफ से वो साउथ चाइना सी को सबसे पहले अपना पूरा प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, और उसके बाद पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी वो आगे बढ़ेगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि चारों जो प्रजातंत्र हैं और मेजर नेवीज हैं और स्ट्रॉन्ग देश हैं, वो मिलकर एक नीति निर्धारण करें कि किस तरह चाइना के विस्तारवाद को रोका जाए और उसको रिवर्स किया जाए। जी मिस्टर तायल, एक बात को और भी समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, वो ये कि इस पूरे जो दौरा है विदेश मंत्री का जापान का, उसका उपयोगिता के लिहाज से देखा जाए तो जो बायलैटरल टॉक्स भी हो रही हैं अनौपचारिक तौर पे, उसका भी बहुत मायने। हमने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में एस जयशंकर साहब की मुलाकात हो ही चुकी है, जापान के साथ भी होनी। आपको लगता है कि इन द्विपक्षीय बातचीतों का भी अपने आप में एक बड़ा असर और बड़ा एक तरीके से बातचीत का सहयोगात्मक तरीके से बढ़ता दिखाई पड़ेगा? बहुत महत्वपूर्ण होंगी ये जो द्विपक्षीय बातचीत है, क्योंकि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी, जापान के साथ भी एजेंडा बहुत बड़ा है। बुलेट ट्रेन जापान के साथ बन रही है, उनका हमारे लिए ओडीए में बहुत ही अधिक पार्टिसिपेशन है। हमारा डीएमआईसी पूरा कॉरिडोर ये सब बन रहा है, तो उन सब का एक रिव्यू हो जाएगा और किस तरह आगे इस जो बहुत ही स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, इनको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दो इस समय बहुत भारी चैलेंज हैं रीजन के सामने, देशों के सामने, विश्व के सामने। एक चाइना का विस्तारवाद और दूसरा कोविड-19 से विश्व की इकोनॉमीज कैसे जूझें और कैसे जल्दी से जल्दी वापस अपनी पुरानी ग्रोथ रेट पर आएं। मैं समझता हूं कि इन दोनों विषयों पर भी बहुत ही विस्तार से चर्चा बायलैटरल मीटिंग्स में होगी। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि 4 लोकतांत्रिक देशों का एक साथ होना, इन 4 में से एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बाकी दोनों लोकतंत्र भी जीवंत लोकतंत्र के तरीके से दुनिया में जाने जाते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक बेसिक्स मान के ये जो एक संवाद स्थापित हो रहा है, इसके आखिर क्या मायने हैं? देखिए, इस समय कुछ ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक देशों को कुछ लीडरशिप की आवश्यकता है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डेमोक्रेटिक 10 कि 10 जो बड़े प्रजातंत्र के देश हैं, जो प्रजातंत्र फॉलो करते हैं, वो लोग मिलकर जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको मिलकर
एक आगे का रास्ता ढूंढे। और मैं समझता हूँ कि 4 का जो ये क्वाड है, ये एक कोर उसका हो सकता है, और इसको आगे बढ़कर और भी जो डेमोक्रेसीज है, प्रजातंत्र है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इंडोनेशिया है, और बड़े अच्छे इम्पोर्टेंट देश हैं, वो भी आए, मिलें और सब सुनिश्चित करें कि पूरे विश्व में और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनी रहे। किस तरह सब देश मिलकर काम करें, और इससे एक चाइना जो कि उसमें एक खलल डालने का प्रयत्न कर रहा है, स्टेटस को बदलने का प्रयत्न कर रहा है, उसको एक संदेश जाए कि अगर आप इन नीतियों पर आगे बढ़ेंगे तो विश्व के बड़े देश कोई आपके साथ नहीं है, इस रीजन के कोई देश आपके साथ नहीं है, कोई प्रजातंत्र का बड़ा देश आपके साथ नहीं। जी अमृत पटेल, एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे आपसे, भारत का रोल किस तरीके से देखना और समझने की ज़रूरत है इस मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के लिहाज से, तब जबकि इंडो पैसिफिक पूरे रीजन के लिहाज से भारत के रोल को बहुत प्रमुखता से देखा जा रहा है, दुनिया भर भारत के बढ़े हुए रोल को देख रही है। हम अफगानिस्तान के लिहाज से देखें तो वहाँ पर भी भारत के रोल को सराहना मिलती रही है। इस पूरे इलाके में शांति स्थापना और फ्री नेविगेशन को लेकर भारत लगातार अपनी शांति प्रियता की बात को सामने रखता रहा है। इंडिया का जो पूरा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो रोल बढ़ते हुए एक रोल दिखाई पड़ रहा है, उसको किस तरीके से समझने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, भारत को विश्व जानता है एक बहुत बड़ी शक्ति है शांति के लिए, स्थिरता के लिए, और सब देशों का आर्थिक विकास हो, मिलजुल कर हो, उसके लिए। ऐसा नहीं कि एक ही देश का आर्थिक विकास हो और दूसरे देशों को उससे नुकसान हो, या एक देश आगे बढ़े और इस तरह की प्रोजेक्ट दुनिया में लगाए जिससे कि दूसरे देश उसके ऊपर एक डिपेंडेंट हो जाए। जी। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में भारत का एक स्थान है। भारत इस समय चौथी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर है, और चाइना ने देखिए विश्व को इस समय दिखा दिया है कि चाइना के खिलाफ भारत खड़ा हो सकता है, खड़ा हुआ है, और चाइना को ये समझना होगा कि एक देश और देशों के साथ मिलकर उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके अगर उसका विस्तारवादी नीति होगा तो उसका विरोध करेगा। मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में जो भी देश है, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, और देश हैं जो चाइना के विस्तारवाद से पीड़ित हैं, वो इसको देख रहे होंगे। इसी तरह अफगानिस्तान में भारत स्थिरता चाहता है। भारत चाहता है कि अफगानी लोग ही अपना सुनिश्चित करें कि किस तरह वो एक पीस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आगे जाएंगे, और ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में एक ही फोर्स पूरे अफगानिस्तान पे फिर एक कब्जा करने का प्रयत्न करे और अफगानिस्तान को पीछे ले जाने का एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे। मैं समझता हूँ उसमें भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल, भारत का रोल सर महत्वपूर्ण है, और भारत के इस बड़े हुए रोल को दुनिया स्वीकार भी रही है और मान भी रही है। और भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कि हम शांति प्रिय मुल्क हैं और शांति स्थापना के लिए हम हमेशा सहयोग के लिए आगे बढ़ते रहे। फिलहाल सर वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में भाग लेने बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं आज की अन्य राष्ट्रीय बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला शांति प्रक्रिया पर भारत का समर्थन हासिल करने के लिए आज दिल्ली में होंगे। पिछले साल काबुल में नई सरकार के गठन के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। अब्दुल्ला के दोहा में चल रही अंतर अफगान वार्ता पर चर्चा के लिए शीर्ष भारतीय नेतृत्व से मिलने की उम्मीद है। और अफगान वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला के भारत दौरे की बात करें तो अब्दुल्ला तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश में है। भारत के साथ अफगान शांति और द्विपक्षीय संबंधों पर भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और अब देखते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान समझौते में भारत की क्या भूमिका है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता दोहा में 12 सितंबर को शुरू हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में अफगान शांति वार्ता के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। भारत का मत था कि शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में करने के लिए नहीं होना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए तत्काल संघर्ष विराम का भी समर्थन किया है।
और बात बिहार से। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत लगातार विचार विमर्श चल रहा है। पार्टी में आज चुनाव के बाबत उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। गौरतलब है कि बिहार में पहले दौर के मतदान के लिए 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। और हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की सियासत पर अधिक बातचीत करने के लिए। राजेश, अगर भाजपा के मोर्चे से समझने की कोशिश की जाए तो क्या उम्मीद है कि सीट शेयरिंग को लेकर और प्रत्याशियों के नामों को लेकर कब तक खुलासा हो सकता है? राजेश, आप मुझे जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है तो लगभग बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी कि कई सीटों को अदला बदली को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक रविवार को हुई थी उसके बाद भी सोमवार को दिन भर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और सुशील मोदी समेत जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दिन भर उनके घर पर माथापच्ची करते रहे और सीटों पर किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए इसको भी अंतिम रूप देने की कोशिश की गई। देर रात तक ये खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सूची आ जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और जो मेरे सूत्र बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड भाजपा जो है वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और दोनों दल जो हैं वो साझा रूप से अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान करेंगे। वहीं जीतन राम मांझी भी उनके साथ होंगे और एक नए साझेदार के रूप में जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी भी कल बीजेपी के आला नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई है और ये माना जा रहा है कि कुछ सीटों के साथ एनडीए में उनकी वापसी होगी और मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ये चार दल मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुकाबले खड़े होंगे और अपने कुनबे को बढ़ाने की जो कवायद है उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई नजर आ सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा कि दोपहर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या सिर्फ एक फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान किया जाता है या फिर अन्य फेजों पर भी विचार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पटना में गहमा-गहमी बहुत तेज है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है। जो जेपी नड्डा की नवगठित जो कमेटी है उसकी पहली बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये चल रही है, जिसमें 6 महीने के जो अब तक के जो काम हुए हैं 6 महीने पहले के उसका लेखा जोखा रखा जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में कैसे रणनीति बनाई जाए पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए और विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति हो इस पर भी चर्चा की जाएगी। शुक्रिया राजेश, इस बातचीत के लिए। आप रखिए इन महत्वपूर्ण बैठकों पे घटनाक्रम पे नजर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज की एक दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। हाथरस मामले को लेकर यूपी सरकार ने सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। अब हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में लड़की के साथ रेप होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि शव का आधी रात में अंतिम संस्कार करने की वजह कानून व्यवस्था बनाए रखना था। खुफिया एजेंसी की सूचना के मुताबिक मामले से जुड़ी दोनों जातियों के लोग घटना वाले गांव में जमा हो रहे थे। अगर सुबह तक शव वहीं रहता तो जातीय दंगे होने की पूरी आशंका थी। सरकार ने बताया है कि घर वालों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले को लेकर आगे हिंसा ना हो, लिहाजा घर वाले भी इसके लिए सहमत थे। पीड़िता का पोस्टमार्टम पहले ही सफदरजंग अस्पताल में हो चुका था, इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप बिल्कुल गलत हैं। हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और मीडिया का एक हिस्सा हाथरस मामले को जातीय रंग देने में लगा है, लिहाजा सीबीआई जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए। झूठे नैरेटिव के पर्दाफाश के लिए कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करे। निष्पक्ष जांच के लिए ही यूपी सरकार ने पहले एसआईटी गठित की थी और बाद में जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज आयुष मानक उपचार दिशा निर्देश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया है। इस दिशा निर्देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए योग और आयुर्वेद संबंधी विवरण दिया गया है। ये दिशा निर्देश 7 लाख से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को महामारी प्रबंधन में मदद के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए हैं। आयुर्वेद के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न रोगों के इलाज में आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसकी अपनी ताकत है। उसने आधुनिक तरीके से बहुत सारे उपचार और बहुत सारी
शल्य चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है, और जैसा कि हम सब जानते हैं तो कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया है कि आज का समय आयुर्वेद के लिए बहुत ही अनुकूल है। आयुर्वेद के लिए संसद में कई कानून सर्वसम्मत से पास किए गए हैं और साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई विकास के कार्य भी लगातार आगे जारी है। आयुर्वेदा के संदर्भ में, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के संदर्भ में पार्लियामेंट ने भी 2 इम्पॉर्टेंट बिल प्रस्तुत किए। एक नेशनल कमीशन जो है वो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में, और एक इसी तरह से नेशनल कमीशन जो है होम्योपैथी के बारे में, और एक इस तरह से जो नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूशन जो है जामनगर का, जो आयुर्वेदा की जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। और इसको राज्यसभा लोकसभा ने एकदम यूनानिमस पास किया है। और इसके साथ साथ ये भी खुशी की बात है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा योग और नेचुरोपैथी है, इसके लिए भी नेशनल कमीशन जो है योग और नेचुरोपैथी का अलग से बनाने के ऊपर भी तैयारी चल रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 56,62,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.70% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 75,787 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बेहद उच्च स्तर के परीक्षण के कारण कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान, आइसोलेशन और मरीजों का प्रभावी उपचार हो रहा है। इसके कारण मृत्यु दर में भी तेजी से कमी आ रही है। केंद्र सरकार और ICMR ने बड़े पैमाने पर परीक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है। भारत की परीक्षण क्षमता के कारण अब कोविड-19 की जांच आसानी से उपलब्ध हो सकी है और प्रतिदिन 15 लाख जांच की क्षमता भी हासिल की जा चुकी है। भारत में पॉजिटिव मामलों की दर लगातार 10% से नीचे बनी हुई है। औसत 8.28% और दैनिक आंकड़ा 7.52% का है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब भी पॉजिटिव मामलों की दर औसत से अधिक देखने को मिल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के नतीजे आज नई दिल्ली में जारी करेंगे। इन पुरस्कारों का मकसद देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत उन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा जो नवाचारी उत्पाद या समाधान और अच्छे उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें 12 क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें कृषि, शिक्षा, उद्यम, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और शहरी सेवाओं की श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 35 श्रेणियों में उप वर्गीकृत किया गया है। पुरस्कार जीतने वाले स्टार्टअप को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही पायलट परियोजनाओं के लिए संबंधित जन अधिकारों के लिए सामने समाधान पेश करने का भी मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने आज राजस्थान के कोटा में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर के पर्यावरणविद भारतीय विचार के मूल तत्वों की ओर देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से जो मार पड़ रही कोरोना की, उसके कारण भी सारी दुनिया विचार करने लगी है और पर्यावरण का मित्र बनकर मनुष्य और सृष्टि का एक साथ विकास साधने वाले भारतीय विचार के मूल तत्वों के ओर लौट रही है, आशा से देख रही है। भारत और म्यांमार ने अगले वर्ष की पहली तिमाही तक सितवे बंदरगाह के परिचालन को शुरू करने पर सहमति जताई है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद
अगले वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक सितवे पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष कनेक्टिविटी परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, बिजली और ऊर्जा की अपनी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रक्षा क्षेत्र में तीनों सेनाओं को व्यापक आधार देने पर सहमति हुई है। म्यांमार को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए भारत के प्रयासों के तहत स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की को रेमडेसिविर की 3000 डोज की एक खेप भी सौंपी गई है। भारतीय पक्ष ने उग्रवादी गुटों के 22 कैडरों को सौंपने के लिए म्यांमार की प्रशंसा की है। भारत ने चीन राज्य के बेओनू रसिस चौक में सीमा हाट पुल के निर्माण के लिए $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की, जो मिजोरम और म्यांमार के बीच आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। और आगे देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर बात की जाए तो अर्थ जगत के मोर्चे की? देखिए, आरबीआई से शुरुआत करते हैं। आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका ऐलान कर दिया गया है और हमारी पहली खबर वही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की जो बैठक है वो 7 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। ये बैठक 7 अक्टूबर से शुरू होकर के 3 दिन चलेगी और 9 अक्टूबर को ये समाप्त होगी। आपको बताएं कि आज ही इसकी जानकारी दी गई है और सरकार ने सोमवार को मौद्रिक नीति के पैनल में 3 सदस्यों को नियुक्त किया था। 1 अक्टूबर को होने वाली बैठक कुछ सदस्यों के न होने की वजह से टल गई थी और कल 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें अर्थशास्त्री आशिमा गोयल, शशांक भिड़े जो कि NCAIR के हैं और प्रोफेसर जयंत वर्मा को नया सदस्य बनाया गया। इससे पहले पामी दुआ, चेतन घाटे और मिस्टर ढोलकिया इसके सदस्य थे। और अब जब पूरा का पूरा जो पूरी जो समिति है वो बन चुकी है, 7 अक्टूबर को 3 दिनों तक जो बैठक है उसको शुरुआत होगी और 9 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि क्या कुछ आरबीआई की पिटारे से निकल करके आता है। शेयर बाजार की बात कर लें। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और खरीदारी का जोर रहने से मंगलवार को बंबई शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 367 अंक चढ़ा और निफ्टी में भी इस दौरान 92 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। एनएसई का निफ्टी 11,596 पर पहुंचा। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इस दौरान HDFC 5% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में भी बढ़त दिखाई दी। TCS, इन्फोसिस, ITC, NTPC और पावर ग्रिड गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल ये सभी फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। उधर नवीनतम खरीद आंकड़ों को जारी करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी उत्पादक राज्यों में खरीफ सत्र 2020-21 में धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। केंद्र ने कहा कि 4 अक्टूबर तक साल 2020-21 के खरीफ विपणन सत्र में 8,389 टन की धान की खरीद हुई और करीब 62,518 किसानों से करीब 1,500 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। इस तरह से हरियाणा और तमिलनाडु के 74 लाख रुपए के MSP मूल्य पर करीब 103 टन मूंग की भी खरीदारी की गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 5,089 टन नारियल की गरी खरीदी गई और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा से PSS के तहत भी खरीदारी का लगातार सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 1.23 टन नारियल गरी की खरीद की जा रही है। मिलिंग और बाल गरी के संदर्भ में दरें MSP के ऊपर जा रही हैं। तो ये जो बिजी सीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। और जो दलहन, पहली बार आपने देखा कि जो पहले केवल धान और गेहूं तक MSP या उसके खरीद का सिलसिला, सरकारी खरीद का सिलसिला था, अब उसको दलहन, तिलहन और कुछ जो कैश क्रॉप्स हैं वहां तक भी लेके जाया गया है। और PSS मानदंडों के मुताबिक खरीद के प्रस्ताव पर प्राप्त होने पर दूसरे राज्यों के अनुमोदन के लिए भी जाएगा। कपास के बीज की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। तो ये जो समस्या लगातार ये कही जा रही थी कि किसान अपने उत्पाद बेच नहीं पाते हैं, उसका एक तरह से खंडन किया गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से। और 2020-21 में जो खरीदारी है, जिस तरह हमने बताया खरीफ की खरीदारी, और बिजी सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्टूबर से जो दिसंबर का वक्त होता है, त्योहारों का माहौल होता है, जो फसलें होती हैं उसकी बिकवाली होती है, पैसे आते हैं और लोग जम करके खरीदारी करते हैं। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आएगी और एक बार ये वैक्सीन अगर या फिर कोई दवा दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी आती है, आर्येंद्र और
ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारत उसका प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए कर सकता है, तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में 6 महीने से 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट माने। जी अजय, आपने जो ये खबर दिखाई इसके मायने ये भी है कि जो एमएसपी को लेकर एक गलतफहमी पैदा की जा रही थी कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी या बंद हो रही है, कम से कम ये आंकड़े उस बात को बताते हैं कि सरकारी खरीद जारी है और बहुत ज्यादा संख्या में। फौरी तौर पर जो लोग रिएक्शन देते हैं उसका यही नतीजा होता है। जब आप तथ्यों पे नहीं जाते हैं, जब आप ये रिसर्च नहीं करते हैं कि पहले दाल की खरीदारी ही नहीं होती थी, तिलहन की खरीदारी ही नहीं होती थी, केवल धान और गेहूं 2 फसल पकड़ करके लोग बैठे रहते थे, बार बार उनको उगाते थे और उनके जो धरती की जो उत्पादकता है उस पर भी असर पड़ता था। अब आप देखिए, अगर आप दलहन बोते हैं, फिर बाद में आप दूसरे कैश क्रॉप्स लगाते हैं, फिर गेहूं और धान की तरफ जाते हैं, तो आपके प्रोडक्शन भी बढ़ता है, आपको बेहतर दाम भी मिलते हैं और आप कनेक्ट भी हो पाते हैं मार्केट सिस्टम से। तो एक बार रिसर्च करके तो जरूर अपनी राय कायम करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तरीके से गलतफहमी से बचने की जरूरत है। जो सरकार बता रही है तथ्यों के साथ में उसकी ओर देखने की जरूरत। शुक्रिया अजय, इस तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य अस्पताल में 4 दिन बिताने के बाद सोमवार को व्हाइट हाउस लौट आए हैं और उन्होंने अपने प्रशंसकों से कहा है कि वायरस से डरे नहीं और उसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें इलाज के लिए वहां भर्ती कराया गया था। ट्रंप और प्रथम महिला मेलेनिया के बृहस्पतिवार रात कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसके कोरोना में बढ़ते हुए 3,56,91,000 से ज्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 10,45,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से अभी तक मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 76,76,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं 2,14,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से अमेरिका में मौत हुई है। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में आज से शुरू हो रहे स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही गवर्नर ने हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों से सामाजिक दूरी के नियमों को लागू करने का भी आदेश दिया है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं गौरव। गौरव, क्या बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुक्रिया हरेंद्र। और खेल की खबरों की अगर शुरुआत करें तो उससे करेंगे फ्रेंच ओपन से, जहां पर आज अहम मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल जो हैं वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे, जहां उनकी टक्कर इटली के जैनिक सिनर से होगी। नडाल 12 बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, जबकि अगर वो इस बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने में सफल होते हैं तो ये उनका कुल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। नडाल ने कोरोना महामारी के चलते यूएस ओपन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं कल खेले गए मुकाबलों की बात करें तो शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने प्री क्वार्टर फाइनल में रूस के किरेन खिचानोव को 6-4, 6-3 और 6-3 से हराया। ये 14वीं बार है जब जोकोविच प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच अब क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा से भिड़ेंगे। वहीं अन्य मुकाबले की बात करें तो स्टेफानोस सित्सिपास भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले ग्रीक खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 3 सेट तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6, 6-2 से मात दी। स्टेफानोस सित्सिपास का अगला मुकाबला एंड्रे रूबलेव से होगा। वहीं 13वीं वरीयता प्राप्त रूस के एंड्रे रूबलेव भी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने हंगरी के मार्टिन फ्यूयोविक्स को 6-7, 7-5, 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में 2 बार की विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्विटोवा भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। 7वीं वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने चीन की झांग शुई को 6-2, 6-4 से हराया। क्विटोवा का अगला मुकाबला लॉरा सिगमंड से होगा।
वहीं अमेरिका की सोफिया केनिन भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रही। सोफिया ने फ्रांस की फियोना फेरो को 2-6, 6-2, 6-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बनाई। तो ये थी खेल जगत की तमाम जुड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी आर्यन के पास। शुक्रिया गौरव इन खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, और अब आखिर में आप अपनी बात सुरक्षा की करते हैं। कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की देखते हैं क्या ये है पहल। नमस्कार। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।